position means at any one position there are more than one waves. एक वेव के कारण डिस्टरबेंस एक पोजीशन पे आता है, उसी पोजीशन पर दूसरी वेव के कारण भी डिस्टरबेंस आता है। दोनों वेव के कारण एक पोजीशन पर डिस्टरबेंस आएगा तो वो पॉइंट कैसे डिस्टर्ब होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। Here we will apply superposition laws. Superposition laws कोई स्पेशल लॉस नहीं है। वेव जब चलती है तो किसी भी पार्टिकल में किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, तो आंसर है उस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट होता है। ये वेव के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो डिस्प्लेसमेंट किस चीज का है। ये डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी का हो सकता है साउंड के मामले में। अगर वाटर वेव है तो वाटर के पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर लाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा। इस तरह से कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक स्पॉट पर दो डायरेक्शन से वेव आ रही है, इधर से वेव आ रही है और ऐसे वेव आ रही है, इस वेव के कारण इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होना है y1। ठीक उसी इंस्टेंट पर इस वेव के कारण भी इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो डिस्प्लेसमेंट सपोज होगा y2 दिस। तो y1 इंडिपेंडेंटली ये वाली वेव डिस्प्लेस करती, y2 ये वाली वेव डिस्प्लेस करती। अब दोनों वेव्स इकट्ठी आ गई। अगर दोनों वेव एक साथ आएंगी टुगेदर साइमल्टेनियस एट वन इंस्टेंट, तो फिर इसका क्या होगा। तो आंसर है इट्स वेरी सिंपल सॉल्यूशन दैट वी विल गेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फर्स्ट वेव प्लस डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू सेकंड वेव। व्हाट वी विल गेट इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल। वेव के डिस्प्लेसमेंट से, लाइट वेव के डिस्प्लेसमेंट से हमको क्या फर्क पड़ता है, तो आंसर है उस वेव की इंटेंसिटी, उसकी लाइट ब्राइटनेस, ये डिपेंड करती है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। ये एक वेव है लाइक दिस, और ये एक दूसरी वेव है दिस। तो ये दोनों वॉल पर जाती हैं तो हमको दिखता है कि यहाँ ब्राइटनेस कम है और यहाँ ब्राइटनेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसके डिस्प्लेसमेंट्स ज्यादा है। तो डिस्प्लेसमेंट किसको अफेक्ट करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एनर्जी कमिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इंटेंसिटी, एंड दिस अफेक्ट्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो ये y डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2 है। अच्छा, ये वाली जो एक वेव आ रही है, इस वेव की इंटेंसिटी I1 है, इस वेव की इंटेंसिटी I2 है। ये दोनों एक साथ यहाँ पर आती है, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? आंसर I1 प्लस I2। ये इंटेंसिटी होगी, बट दिस आंसर इज रॉन्ग। ऐसा नहीं होता। इंटेंसिटी इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी व्हिच कैन बी एडेड टुगेदर। तो इंटेंसिटी का एडिशन नहीं होता है जब दो वेव एक जगह पर पहुंचती है। ये प्रिंसिपल याद रखिए। तो एडिशन किसका होता है? तो आंसर है एडिशन डिस्प्लेसमेंट का होता है। तो when two waves are reaching simultaneously at a point, what is added is displacement and not intensity. तो ये डिस्प्लेसमेंट ऐड होंगे। इंटेंसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन होता है? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड और स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये इंटेंसिटी ऑफ द लाइट होती है। तो जब दो वेव्स एक साथ पहुंचेंगी तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? तो आंसर है दैट इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू y1 प्लस y2 वोल्ट।
अब ये y1 plus y2, दिस इज ए वेक्टर सम। इनके जब मैग्नीट्यूड जुड़ेंगे तो इसमें साइन भी हमको इफेक्ट करेगा। साइन किस तरह से इफेक्ट करेगा कि अगर y1 पॉजिटिव है और y2 नेगेटिव है तो y1 और y2 का एडिशन, ये दोनों का एडिशन कुछ डिफरेंट होगा, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों का एडिशन डिफरेंट होगा। इस तरह से उनके एडिशन कम या ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए I जो है हमको किसके प्रोपोर्शनेट लेना है, y1 plus y2 के प्रोपोर्शनेट लेना है। I1 और I2 ये दोनों डायरेक्ट आपस में ऐड नहीं होंगे। ओके, I क्या चीज है, इंटेंसिटी, एनर्जी। अच्छा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में अब और आगे देखिए, ये एक वेव एक पॉइंट पर पहुंच रही है, दूसरी वेव भी पहुंचती है, ये उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। इस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट में किस तरह के डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, उसको जरा सोच के देखिए। ये एक वेव जाती है, ये इसके क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, क्रेस्ट ट्रफ। क्रेस्ट में डिस्प्लेसमेंट प्लस ए होता है और ट्रफ में माइनस ए। ओके, दूसरी वेव भी इसी स्पॉट पर पहुंचती है। अब इसको मैं इस तरह से बनाता हूं, दोनों वेव ऐसे आगे बढ़ रही है। जब ये दोनों वेव इस तरह से आगे बढ़ती है तो इस स्क्रीन पर दोनों के ट्रफ एक साथ पहुंच रहे हैं और दोनों के क्रेस्ट भी एक साथ पहुंच रहे हैं। ये क्रेस्ट जब ये आगे बढ़ते हुए ये ट्रफ यहाँ पर आएगा, सॉरी क्रेस्ट यहाँ आएगा तो ये क्रेस्ट भी यहाँ आ जाएगा, दोनों के क्रेस्ट यहाँ पर पहुंचेंगे। ओके, उस समय यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आंसर है दोनों का एडिशन हो जाएगा, दोनों का एडिशन होगा। उसके बाद जब ये ट्रफ यहाँ पहुंचेगा, ये ट्रफ भी यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ पर कैसा बनेगा ट्रफ, दोनों के एडिशन से बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमको एक वेव मिलती है और वो वेव, इसकी रिजल्टेंट वेव होगी इस तरह से। ऐसी वेव बनेगी जिसका ये एम्पलीट्यूड कैसा होगा, इससे डबल। ये वाली वेव हमको यहाँ पर मिलेगी। अब देखिए, ये अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है तो इसकी इंटेंसिटी कितनी है, ए स्क्वायर। इसका एम्पलीट्यूड भी ए है तो इसकी इंटेंसिटी कितनी है, ए स्क्वायर। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, a प्लस ए, दिस इज इक्वल टू 2a। इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, यस 2a का होल स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर। इस इंटेंसिटी और इस इंटेंसिटी को कंपेयर करिए, दिस इज 4 टाइम्स। ठीक है, नॉर्मली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक वेव जाती है, उसकी कुछ इंटेंसिटी है, हमने एक बल्ब और जलाया, दूसरी वेव भी गई, उसकी भी कुछ इंटेंसिटी है, दोनों मिलाकर डबल इंटेंसिटी हो जाएगी। लेकिन डबल नहीं हुई, कितने टाइम्स हो गए, 4 टाइम्स हो सकता है। दिस इज पॉसिबल बाय दिस मेथड। अब एक और तरीका देखिए, इस तरीके में क्रेस्ट के नीचे ट्रफ आता है, ये और ये दोनों वेव इकट्ठी स्क्रीन पर पहुंचती है। ये वाली वेव क्रेस्ट
ये ट्रफ जब यहाँ पहुंचेगा तो ये यहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट देगा, माइनस। ठीक उसी टाइम पर, ये टाइम का स्केल है, ठीक उसी टाइम पर ये वाली वेव कितना डिस्प्लेसमेंट देगी, प्लस ए। भले इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए, कोई भी कहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो एक ने अगर वहां पे प्लस ई बनाया, दूसरे ने माइनस ई बनाया, एक साथ बनाया, तो बनेगा क्या होगा? आंसर है दोनों का सम। प्लस ई और माइनस ई का सम कितना होता है? 0। सो यहाँ पर हमको डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा? 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 मिला तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है। उसके बाद दोनों वेव ऐसे आगे बढ़ रही हैं, ये यहां पहुंची, ये भी यहां पहुंची। इसने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया? प्लस ए। इसने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया? माइनस ए। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। उस समय इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0। फिर ये आगे बढ़ती है, फिर ये ट्रफ आता है और इसका क्रेस्ट आता है, फिर से कैसा होगा? 0। दोनों वेव आगे बढ़ते जाती है और यहां पर हमेशा हमको क्या मिलता है? 0 इंटेंसिटी मिलेगी, यानी वहां पर हमको ब्राइटनेस नहीं दिखेगी, लाइट नहीं दिखेगी। इस केस में क्या हो रहा था? हमको ब्राइटनेस कैसी मिल रही थी? ये I नॉट इज 4 टाइम्स I, 4 गुना ब्राइटनेस हमको मिल रही थी। उस केस में दोनों की जो ओरिजिनल ब्राइटनेस है, जो ओरिजिनल इंटेंसिटी है I, वो भी हमको नजर नहीं आती, वो भी कट गई एक दूसरे से। कितनी हो गई? 0। ये दो केसेस सुपरपोजिशन के केसेस है और इन दोनों केसेस का डिफरेंस आपको समझना है। इस केस में और उस केस में ऐसा क्या हो रहा है कि एक सुपरपोजिशन में लाइट बहुत ज्यादा दिखती है और दूसरे सुपरपोजिशन में लाइट दिखती ही नहीं, डार्क दिखता है। जबकि सिंगल बल्ब जलाते हैं, लाइट दिखती है, वो सिंगल जलाते हैं, दिखती है, दोनों को जलाते हैं तो यहाँ डार्क हो जाता है। ये एक बड़ी अजीब चीज है, इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं वैसा होता है। क्यों? एक ने क्रेस्ट भेजा है और एक ने उसी टाइम पे ट्रफ भेजा है और दोनों ने एक दूसरे के डिस्प्लेसमेंट कैंसिल कर दी, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0। ये तभी पॉसिबल है जब इसका नेचर क्रेस्ट और ट्रफ वाला नेचर हो। और क्रेस्ट और ट्रफ किस नेचर में होते हैं? तो आंसर है वेव के नेचर में होते हैं और ये चीज हमको दिखती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि लाइट के पास वेव का नेचर है। अच्छा, ये दूसरा केस हो गया, ये इंटेंसिटी बढ़ने का और ये इंटेंसिटी कम होने का। अब एक तीसरा केस देखिए। उस तीसरे केस में क्या होता है कि क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट या क्रेस्ट के नीचे ट्रफ दोनों नहीं होते, तो फिर क्या होता है? उसमें दोनों में फेज डिफरेंस रहेगा। ये दोनों वेव, इन दोनों वेव में फेज डिफरेंस भी हो सकता है और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस भी हो सकता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में फ्रीक्वेंसी का भी डिफरेंस है। अगर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है तो ये वेव इस तरह की होगी, समथिंग लाइक दिस। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। वेवलेंथ इसकी बड़ी है और इसकी वेवलेंथ छोटी है।
ओके, ये दोनों एक साथ स्क्रीन पर जा रही है। जब ये दोनों एक साथ स्क्रीन पर जा रही है तो क्या करती है, वहां डिस्प्लेसमेंट करती है। जब ये वहां पर डिस्प्लेसमेंट करती है तो इफेक्ट क्या होता है, देखिए ये वेव जाती है इस टाइम पर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या दिखाती है, टाइम। इस टाइम पर ये इसने क्रेस्ट भेजा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसके कारण कैसा है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो रिजल्ट यहां पर क्या आएगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये इसका रिजल्ट यहां क्या आएगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट। इस टाइम पर देखिए इसने यहां पर क्या भेजा, क्रेस्ट, इसने भी क्या भेजा, क्रेस्ट, दोनों ने क्रेस्ट भेजा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इंटेंसिटी कैसी हो गई, 4 टाइम्स। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, ये 4 टाइम्स इंटेंसिटी। अब दूसरी जगह पर आते हैं, फिर से इसका क्रेस्ट है, ट्रफ से थोड़ा सा कम है, तो यहां पर हम देखते हैं इंटेंसिटी ऐसी आ जाती है। तो यहाँ पर इसका क्रेस्ट है और इसका जीरो है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी इतनी सी आ जाएगी। इस तरह से ये वेव हमको थोड़ा सा अजीब टाइप की वेव मिलती है, विच इज नॉट ए रेगुलर वेव। ये एक रेगुलर वेव नहीं मिलती है। जब ये यहाँ पर आएगी तो हमको इंटेंसिटी कैसे मिलने वाली है, इसके बारे में सोचिए। 2 केसेस हम देख चुके हैं। एक केस में क्या था, इंटेंसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई थी, क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट और ट्रफ के नीचे ट्रफ आता था। दूसरा केस क्या देखा था, क्रेस्ट के नीचे ट्रफ और ट्रफ के नीचे क्रेस्ट, उल्टे आते थे, एक दूसरे को हमेशा कैंसिल करते जाते। अब ये जो तीसरा केस है, ये हमने क्या देखा कि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। उससे क्या हो जाता है कि एक के क्रेस्ट के नीचे दूसरे का क्रेस्ट आता है, पर जब इसका अगला क्रेस्ट आता है तो कोई गारंटी नहीं है कि इसका क्रेस्ट ही आएगा, इस क्रेस्ट के नीचे इसका ट्रफ आ जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है। ऐसे केस में जब ये दोनों एक लोकेशन पर पहुंचती है तो यहां पर हमको ब्राइटनेस कैसी दिखेगी, डार्क दिखेगा, 4 टाइम्स ब्राइट दिखेगा, या जनरल ब्राइट दिखेगा, कैसा दिखेगा। तो इसका आंसर है कि जब यहाँ पर हम देखते हैं तो जब दोनों क्रेस्ट एक साथ पहुंचेंगे तो वो जगह एकदम से ब्राइट हो जाएगी। जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो डार्क हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चेंज चलता है और ये चेंज बहुत फास्ट होगा, क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। इतनी जल्दी फास्ट होगा कि हमको पता भी नहीं चलेगा। तो हमारी आंख पर इफेक्ट क्या होगा, कौन सी ब्राइटनेस हमको दिखेगी, तो आंसर है हमको एक एवरेज ब्राइटनेस दिखेगी। एवरेज मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम और मिनिमम, जीरो, इसको मिला के जो एवरेज होता है वो एवरेज हमको दिखेगा। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने 3 तरह के इफेक्ट देखे। पहले इफेक्ट में लगातार हमको ब्राइटनेस ज्यादा मिलती है, दूसरे में लगातार कम मिलती है, जीरो मिलती है, और तीसरे में मिक्स मिलती है, एवरेज ब्राइटनेस मिलती है। इसकी जो वेव बनती है, पहले वाले में हमने देखी थी, हमको रिजल्टेंट वेव कैसी मिलेगी, तो आंसर है रिजल्टेंट वेव हमको डबल एम्पलीट्यूड की मिलती है। फर्स्ट केस में ये डबल एम्पलीट्यूड की वेव मिलती है। सेकेंड केस में हमको जीरो एम्पलीट्यूड की वेव मिलती है, और थर्ड केस में हमको ये जीरो एम्पलीट्यूड, थर्ड केस में वेरिएबल है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम। अब इन तीनों केसेस में एक छोटी सी चीज समझ लीजिए, ये वाली जो है
यहाँ पर अभी हम एक इंस्टेंट पर देख रहे हैं इंटेंसिटी ज्यादा है, अगले इंस्टेंट पर फिर से इंटेंसिटी ज्यादा है, उससे अगले सेकंड में फिर से इंटेंसिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लगातार यहाँ पर एक जैसा क्रेस्ट पहुंच रहा है। दिस इज ए सस्टेन्ड वेव। सस्टेन्ड ये वाली वेव, यहां पर ये वाली वेव जब यहां पहुंचती है तो एम्पलीट्यूड कितना है? 0। ये वाली पॉइंट जब यहां पहुंचता है तो एम्पलीट्यूड कितना है? 0। ये वाला पॉइंट यहां पहुंचता है तो भी एम्पलीट्यूड कितना है? 0। तो पहली बार ये डार्क दिखा, फिर डार्क दिखा, उसके बाद फिर डार्क दिखा, उसके बाद फिर डार्क दिखा, तो ये लगातार हमको कैसा दिखता है? लगातार हमको डार्क दिखता रहता है। सो दिस इज ऑल्सो सस्टेन्ड। सस्टेन मतलब अपने आप को मेंटेन करना। तो ये अपने आप को मेंटेन करता है किस चीज के लिए? ब्राइटनेस के लिए। ये अपने आप को मेंटेन कर रहा है किस चीज के लिए? डार्कनेस के लिए। इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे, हर टाइम पे ये डार्क है, ये हर टाइम पर कैसा है? ब्राइट है। ये हर टाइम पर कैसा है? तो आंसर है कि कभी ये ब्राइट है और कभी ये डार्क है। सो दिस वेव इज नॉट सस्टेन्ड। नॉट सस्टेन्ड होने से क्या होगा कि कभी ये हमको ब्राइट दिखती है और कभी ये स्पॉट हमको डार्क दिखता है, और ये चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं, और चूंकि ये चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं इसलिए हमको ब्राइटनेस वहां पर एवरेज ब्राइटनेस दिखती है। So this is average. Average brightness. This is low brightness, and this is continuous bright. ये कैसा है? Continuous dark. Okay. तो किसी भी पॉइंट को कंटिन्यूअस ब्राइट दिखने के लिए क्या जरूरी है? एक सस्टेन वेव उस पर आनी चाहिए जिसका एम्पलीट्यूड डबल होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और लगातार वैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअसली वैसा होना चाहिए। डार्क दिखने के लिए क्या जरूरी है? बिना एम्पलीट्यूड वाली वेव, कम एम्पलीट्यूड वाली वेव आए तो लगातार वैसी आए, बीच में हाई एम्पलीट्यूड नहीं आना चाहिए। और अगर ये दोनों ना होके मिक्स हो गया तो हमको कैसा दिखने वाला है? एवरेज ब्राइटनेस, ना तो ब्राइट है और ना ये डार्क। ठीक है? तो ये सुपरपोजिशन के 3 इफेक्ट हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? ओके। तो इन इफेक्ट्स में हमारी शर्तें क्या थी? इन इफेक्ट्स में हमारी शर्तें थी कि इसमें जो 2 वेव मिक्स हुई थी उसमें क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट आता था, ट्रफ के नीचे ट्रफ आता था। इसमें क्रेस्ट के नीचे ट्रफ आता था और इसमें कुछ भी आता था। दोनों आपस में नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि दोनों की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी। अब 2 वेव्स को मिक्स करके हम स्क्रीन पर लगातार ब्राइट फ्रिंज देखना चाहते हैं, ब्राइट स्पॉट देखना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि वो एक दूसरे को कैंसिल करें तो हम डार्क स्पॉट देखें। तो हमको कैसी वेव्स चाहिए, उसकी क्वालिटी बताइए, क्या क्वालिटी उसमें होनी चाहिए? तो आंसर है क्वालिटी ये होनी चाहिए कि दोनों की वेवलेंथ यानी फ्रीक्वेंसी दोनों की बराबर होनी चाहिए। क्यों बराबर होनी चाहिए? ताकि पहली बार जब क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट आए तो थोड़ी देर बाद भी क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट आए, फिर उसके बाद भी क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट आए। ये कब पॉसिबल है? जब दोनों की फ्रीक्वेंसी एक समान होगी, जब दोनों की वेवलेंथ एक समान होगी, तब हमेशा क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट आए, और तब हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे टोटल डार्कनेस। ठीक है? इसमें क्या होगा? क्रेस्ट के नीचे ट्रफ आएगा, पर अगले क्रेस्ट के नीचे फिर से ट्रफ चाहिए, फिर अगले क्रेस्ट के नीचे ट्रफ चाहिए, फिर अगले क्रेस्ट के नीचे ट्रफ चाहिए। मतलब दोनों की वेवलेंथ इसमें भी बराबर होनी चाहिए, दोनों के स्टेप बराबर होने चाहिए।
तो भले क्रेस्ट के नीचे ट्रफ आए, भले क्रेस्ट के नीचे ट्रफ आए या क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट आए, स्टेप्स दोनों के बराबर होने चाहिए ताकि अगली बार भी वही आना चाहिए, उससे अगली बार भी वही आना चाहिए। यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए? इक्वल। जिस दो वेव ने ये मिलकर बनाया है, एक वेव ऐसी है और दूसरी वेव भी ऐसी, क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट हमेशा। इसमें भी वही है। कैसे? एक ऐसी वेव है और दूसरी ऐसी वेव। ये तो यहां पर देखिए वेवलेंथ, इस वेव की वेवलेंथ इतनी लंबी है तो ये वाली वेव की वेवलेंथ भी इतनी लंबी है। दोनों की वेवलेंथ बराबर है, दोनों की वेलोसिटी बराबर है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी बराबर है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है। सिर्फ किस चीज का अंतर है? स्टार्टिंग पॉइंट का अंतर है। इसलिए जब क्रेस्ट से स्टार्ट लेती है तो ये कहां से स्टार्ट लेती है? ट्रफ से स्टार्ट लेती है। दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट में डिफरेंस, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों की कैसी है? एक समान, एक समान, एक समान। इसमें फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग है। ये आपने देखा, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। इसके लिए अगर हम लोग सस्टेन वेव लेना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी हमको एक समान चाहिए, वेवलेंथ हमको एक समान चाहिए, अदरवाइज रिजल्ट में हमको सस्टेन वेव नहीं मिलेगी। कंटिन्यूअस ब्राइटनेस और कंटिन्यूअस डार्कनेस नहीं मिलेगी। तो ये जो वेव्स होती हैं जो कि आपस में मिलकर हमको कंटिन्यूअस या सस्टेन वेव दे सकती हैं, ये वाली वेव्स को हम कहते हैं कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट, ये नया शब्द आया, कोहेरेंट। ये दोनों वेव्स कोहेरेंट हैं। कोहेरेंट वेव्स क्या करती हैं? कोहेरेंट वेव जब आपस में कंबाइन होती है तो वो हमको एक सस्टेन वेव देती है एज ए रिजल्ट। ये बात समझ में आए? एज ए रिजल्टेंट हमको सस्टेन वेव देती है, भले ये सस्टेन राइट हो, भले सस्टेन डार्क, लेकिन लगातार। ये कौन देती है? कोहेरेंट। कोहेरेंट वेव्स की अपनी प्रॉपर्टी क्या होती है? कोहेरेंट, ये जो दो वेव्स हैं, इनकी अपनी प्रॉपर्टी ये है कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बिल्कुल एक समान होता है। ठीक है, ये कोहेरेंट वेव्स बन गए। यहां पर भी ये कोहेरेंट वेव्स है। अच्छा, दूसरा, कोहेरेंट वेव्स में अगर हमको लगातार सस्टेन इफेक्ट चाहिए तो एक प्रॉपर्टी छोटी सी हम और याद रखते हैं। वो प्रॉपर्टी ऐसी है, ये एक वेव है, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है और दूसरी वेव यहां से स्टार्ट लेती है, बट इट हैज द सेम फ्रीक्वेंसीज। अब हम क्या देखते हैं कि यहां पर इसका फेस, मान लीजिए यहां पर इसका फेस है π/4 और इसका फेस कितना है? 0। दोनों में फेस डिफरेंस कितना है? π/4 का फेस डिफरेंस है। थोड़ी देर बाद यहां पर जाकर हम देखते हैं इन दोनों का फेस डिफरेंस, तो इसमें फिर से हमको दिखता है फेस डिफरेंस सेम π/4। फिर यहां पर फेस डिफरेंस लेते हैं, फिर से हमको कितना मिलता है? π/4। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी एक समान है और फेस डिफरेंस कहीं भी आप चले जाइए एक समान मिलेगा। तो ये भी कोहेरेंट वेव्स हैं। क्यों कोहेरेंट वेव? इसलिए है क्योंकि जब ये कंबाइन होगी तो जो वेव हमको मिलेगी वो सस्टेन वेव मिलेगी। हर बार फेज डिफरेंस कितना? π/4। फिर से देखिए, ये 4 क्रेस्ट 4 के नीचे आते हैं, लेकिन
एक सोर्स थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसके क्रेस्ट यहाँ चले गए। अब इसमें ये वाला इससे 5/4 आगे है, दूसरे केस में 5/4 आगे है, तीसरे में 5/4 आगे, चौथे में 5/4 आगे। ऐसे हजारवें में आप चले जाइए तो भी कितना आगे मिलेगा? 5/4। इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट फेज डिफरेंस। दोनों वेव में कैसा फेज डिफरेंस है? कांस्टेंट। यहाँ आप देखेंगे तो भी 5/4 है, यहाँ देखेंगे तो भी 5/4 है, उतनी दूर जाके देखेंगे तो भी 5/4 है, लेकिन ये कितने हैं? 4। ये भी कितने हैं? 4। दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है? एक समान। दोनों की वेवलेंथ कैसी है? एक समान। फेज डिफरेंस कैसा है कि नहीं है? है, लेकिन कैसा है? कांस्टेंट। अगर यहाँ पर फेज डिफरेंस 5/4 होता और यहाँ फेज डिफरेंस 0 हो जाता, यहाँ पर फेज डिफरेंस 5/2 हो जाता और यहाँ पर फेज 0 हो जाता, तो ये अब ये दोनों में कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है। दीज आर नॉट कोहेरेंट वेव्स। तो कोहेरेंट वेव्स की हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ ली। एक तो ये कि उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों की बराबर होनी चाहिए, और दूसरा जितना फेज डिफरेंस एक लोकेशन पर हो उतना ही फेज डिफरेंस दूसरे लोकेशन पर होना चाहिए। दीज आर कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट वेव्स हमको क्यों चाहिए होती है? क्योंकि इनके सुपरपोजिशन से हमको सस्टेन्ड वेव मिलती है। सस्टेन्ड वेव ब्राइट भी हो सकती है, सस्टेन्ड वेव डार्क भी हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, पर तो सस्टेन्ड होगी मींस लगातार होगी। कंटिन्यूअस ब्राइट दिखेगा या कंटिन्यूअस डार्क दिखेगा, वहां पर हमको एवरेज लाइट नहीं। दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ कोहेरेंट वेव्स। ठीक है, तो इसके बारे में नोट करिए। कोहेरेंट वेव्स two waves are known as coherent waves. Two waves are known as coherent waves if their frequency and wavelength are same. If their frequency and wavelength are same, and they have a constant phase difference, and they have a constant phase difference. When coherent waves are incident at one spot, when coherent waves are incident at one spot, we get a resultant wave. We get a resultant wave which is a sustained wave. Which is a sustained wave. Full stop. A sustained wave gives continuously same brightness. Continuously same brightness, whether it is 4 times or 0 times, 4 times or 0 times, or any other brightness. Full stop. Next para. If the waves are not coherent, then the resultant wave will have varying intensity of light. Then the resultant wave will have varying
intensity of light, and what we see is average brightness. And what we see is average brightness. ठीक है? Therefore, if we wish to see the effect of superposition, in the form of constructive or destructive superposition, then waves must be coherent. ये जो आपने नोट अभी लिखा, इस नोट की जरूरत कहाँ पड़ती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? एक तो आप ये समझ गए कि जरूरत क्यों पड़ती है, दूसरा एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसके क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, व्हाई डू वी नीड कोहेरेंट वेव इफ वी वांट टू मेक द फ्रिंजेस। ठीक है, तो उसमें आपको ये आंसर लिखना है कि इसलिए हमको कोहेरेंट वेव चाहिए, अदरवाइज हमको कैसी एवरेज, कैसी ब्राइटनेस दिखेगी, एवरेज सब जगह। जैसे अभी ये सब जगह हमको दिखती है, यहाँ पर हमको फ्रिंजेस नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि हमारे जितने सोर्सेज ऑफ लाइट हैं ये कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है। अच्छा, एक शब्द इसमें आया है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ये क्या होता है? तो ये बीच में छूट गया, नोट कर लीजिए। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन when crest of both the waves reach at the same instant. When crest of both the waves reach the screen at the same instant, then y is equal to y1 plus y2 y is equal to y1 plus y2 and the intensity becomes high. This is constructive superposition. Okay, then destructive superposition. Destructive superposition when crest of a wave and trough of the second wave reach at the same time. Crest of one wave and trough of the other wave reach at the same time. They cancel each other. And the brightness becomes zero. This is destructive superposition. Okay. उसके बाद इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन और भी होते हैं। किस तरह के? देखिए, हमसे ये पूछा जाता है या हमको ये नॉलेज होना चाहिए कि लाइट के नेचर में बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। कोई भी दो सोर्स हमको एक जैसे कोहेरेंट लाइट नहीं दे सकते। अब कोहेरेंट लाइट की इतनी सिंपल डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि फ्रीक्वेंसी एक जैसी होनी चाहिए, वेवलेंथ एक जैसी होनी चाहिए, एक मीडियम है तो नेचुरली वेलोसिटी एक जैसी होगी। और अगर हमने दो बल्ब लगा दिए 60 वॉट के,
एम्पलीट्यूड भी उनका एक जैसा हो जाएगा। एक ही कलर के बल्ब लगाए हैं, एक कलर के लगाने से फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो जाएगी, तो इन दोनों की लाइट कोहेरेंट क्यों नहीं होगी? तो और हम कह रहे हैं कि देयर आर नो टू सोर्सेज इन द नेचर विच कैन गिव कोहेरेंट लाइट। अगर कोई दो सोर्स कोहेरेंट लाइट दे ही नहीं सकते तो हम सुपरपोजिशन करके 4I0 की ब्राइटनेस 0 की ब्राइटनेस कैसे ला सकते? नहीं ला सकते। और हम लाना चाहते हैं, सुपरपोजिशन करके देखना चाहते हैं। और हमको नेचर में बहुत सारे फिनोमिना ऐसा है जहां ये दिखते हैं। तो फिर वो दो सोर्स कहां से आते हैं? दोनों चीजें कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो पहले ये हम इस बात को समझते हैं कि दो सोर्स हमको एक जैसी लाइट, कोहेरेंट लाइट क्यों नहीं दे सकते? इसका आंसर समझिए, लाइट कैसे जनरेट होती है, लाइट कैसे बनती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका सोर्स क्या होता है? ए वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन इज सोर्स। इलेक्ट्रॉन कहाँ वाइब्रेट कर रहा है? तो आंसर है एटम के अंदर। जब हम किसी एटम को एक्साइट करते हैं, एक्साइट करते हैं मींस व्हाट? उसको एनर्जी देते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, अलग अलग सब शेल्स उसके रहते हैं। ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है, जितने सब शेल होते हैं और सब की एनर्जी अलग अलग होती है। और आपने बोर्स प्रिंसिपल में पढ़ा हुआ है कि एक सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एक ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं और उसका नंबर ज्यादा नहीं हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब ये अलग अलग सब शेल हैं, यहां से हमने एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भेज के इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, पुश करके या किसी भी मेथड से रिपेल करके, किसी भी मेथड से इसको हमने एनर्जी दी। जैसे हम स्प्रिंग को एनर्जी देते दबाकर, पुश करके। इसको जब एनर्जी देते हैं तो इसके पास एनर्जी ज्यादा होती है और ये जो ऐसे घूम रहा है ये बाहर वाले ऑर्बिट में आ जाता है ज्यादा एनर्जी के कारण। ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ होने चाहिए? आउटर सबशेल में होने चाहिए, तो ये बाहर आ जाता है। बाहर आ जाता है तो बोर का नियम एप्लीकेबल हो जाता है कि एक ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये यहाँ आता है, यहाँ इसके लिए जगह नहीं है। अगर जगह नहीं है तो क्या होगा? ये अपने ऑर्बिट में वापस चला जाता है। तो ये यहाँ से अपने ऑर्बिट में वापस चला गया, लेकिन इन दोनों ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस होता है। इसमें एनर्जी ज्यादा होती है और इसमें कम होती है। हमने इसको एनर्जी दी थी, उसके कारण ये यहाँ पर आ गया। जैसे इसके पास ऑलरेडी एनर्जी थी 100, हमने इसको एनर्जी दी 505। 105 का असाइन ऑर्बिट ये है, ये सब शेल में आ गया 105 आ गया। लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है तो इसको वापस भेज दिया जाता है, इट कम्स बैक टू हियर। पर अगर ये यहाँ घूमना चाहता है तो इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट फिर से कितनी है? 100। लेकिन इसके पास है कितनी? 105, क्योंकि हमने इसको दी थी। तो वो 5 एनर्जी को क्या करता है? वो उस 5 एनर्जी को छोड़ देता है, रिलीज कर देता है। वो 5 एनर्जी यहाँ से रिलीज होकर आती है। ये इसको हम कहते हैं एक फोटोन के फॉर्म में निकलती है या एक वेव के फॉर्म में निकलती है और इसके पास फ्रीक्वेंसी होती है u, इसके पास एनर्जी होती है h। ये जो यहां से वेव जा रही है दिस इज लाइट, ये लाइट होती है। तो इस तरह से लाइट कब बनती है? when a electron is having transiting, it is transiting between two sub levels। ये इसका ग्राउंड लेवल है और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करते हैं, उसके पास एनर्जी आती है, वो एनर्जी हम किसी दूसरे मेथड से लेते हैं, लेकिन वो फिर जब अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस आता है, ये इसका ओरिजिनल स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट,
ये जब अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो वो एनर्जी को हमको वापस करता है, लेकिन वो जब वापस करता है वो किस फॉर्म में वापस करता है? लाइट के फॉर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। उसको लाइट का नहीं पता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में हमको भेजता है और इस फ्रीक्वेंसी से भेजता है। ये उसकी एनर्जी है, ये कांस्टेंट है, अपने आप उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो जाती है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से यहाँ से वेव्स निकलती है, दैट इज लाइट। ये जो लाइट निकलती फ्रीक्वेंसी है ये किस पर डिपेंड करता है? ये एनर्जी पे डिपेंड करता है, एस तो कांस्टेंट है। जिस सोर्स से लाइट निकल रही है, जैसे इस बल्ब से लाइट निकल रही है, उसमें ये वर्क कंटिन्यूअसली हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन ऐसा काम कर रहे हैं? तो आंसर है मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी रिलीज करता है और उस एनर्जी के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी बनती है। क्या हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन एक जैसी एनर्जी ही रिलीज करेगा? नहीं ले सकते। कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट में कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? वी डोंट नो। और उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो आंसर है उसके पास तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन। तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रिलीज करते हैं तो करोड़ों टाइप की फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। अगर ये करोड़ों टाइप की फ्रीक्वेंसी पैदा होगी, ये मान तो इसकी अपनी एक एवरेज फ्रीक्वेंसी बनेगी, एक कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें सब एनर्जी एक पीक फ्रीक्वेंसी के आसपास होगी। उसी तरह से हमने एक दूसरा सोर्स लिया, इस सोर्स को भी एक दूसरा बल्ब लिया, इस बल्ब को भी हमने इलेक्ट्रिसिटी लगाई, इलेक्ट्रिसिटी से इसको एनर्जी मिली, इसमें भी ऐसा ट्रांजिट हुआ, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिट किया, वापस आया, इसने अपनी एनर्जी छोड़ी और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? तो आंसर है इसमें भी करोड़ों इलेक्ट्रॉन है। अब इस बल्ब में 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है, इस बल्ब में 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है, ये 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी बना रहा है, ये भी अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी बना रहा है। ये 1 करोड़ फ्रीक्वेंसीज का ग्रुप है, ये 1 करोड़ फ्रीक्वेंसीज का ग्रुप है। क्या कोई इस बात की प्रोबेबिलिटी बता सकता है कि सब की 1 करोड़ फ्रीक्वेंसी इसकी 1 करोड़ फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल बराबर होगी? मैथमेटिक्स में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 0। कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, क्योंकि इस पर हमारा कंट्रोल भी नहीं। इसलिए दो सोर्स अगर एक जैसी फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं दे सकते तो क्या हम उनको कोहेरेंट कह सकते हैं? कोहेरेंट नहीं कह सकते। So these two sources are not coherent। ऐसे यही प्रोसेस लाइट बनने की हर जगह, भले ट्यूबलाइट से लाइट बने, भले सन से लाइट बने, डे लाइट, किसी भी चीज से आप लाइट बनाइए, लाइट हमेशा कब बनती है? when the electron is having a transit from excited state to ground state। और उस समय वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा उस पर हमारा कंट्रोल नहीं, उस पे कंट्रोल नहीं है, एनर्जी पे कंट्रोल नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी पे कंट्रोल नहीं। हम जो देखते हैं वो एक मीन फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए उसका कलर हमको अलग अलग दिखता है। लेकिन दो सोर्स में फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एक समान हो जाए, जबकि करोड़ों इलेक्ट्रॉन यहाँ भी लगे हुए, करोड़ों यहाँ भी लगे हुए हैं फ्रीक्वेंसी जनरेट करने में, दोनों फ्रीक्वेंसी एक समान हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। Therefore, two sources can never be coherent। ठीक है? अगर दो सोर्स कोहेरेंट हो ही नहीं सकते तो फिर हम दोनों का सुपरपोजिशन करा के ब्राइटनेस को कैसे बढ़ाएंगे? सुपरपोजिशन कैसे कराएंगे? तो हम उसके लिए दो सोर्स बनाना चाहते हैं, दो सोर्स चाहते हैं कि जिसमें कोहेरेंट लाइट हो, और ये हमारे लिए पॉसिबल है। तो एक तरफ हम क्या बोल रहे हैं? इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकते दोस्त। दूसरी तरफ हमको लैब में चाहिए और हम बनाते, किस तरह से कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं उसको देखिए, उसका तरीका। उसके हमारे पास 3 मेथड है। पहले इतनी सी बात लिख लीजिए जो अभी तक मैंने बोली, why there cannot be two independent
coherent sources. Why there cannot be two independent coherent sources of light? Answer: light is produced when an excited electron return back to its ground state, and release the energy in the form of waves ऑब्लिक फोटॉन्स। दोनों चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, दोनों को पढ़ेंगे, इसलिए मैं दोनों लिख पा रहा हूँ, वेव्स एंड फोटॉन्स, which have a particular frequency, according to energy released. Full stop. Millions of such electrons are acting in each source, giving an average frequency. The probability that this average frequency of one source generated by millions of electrons will be exactly equal to frequency of light generated by another set of billions of electrons. Is zero. What is zero? Probability. ठीक है ना? Probability पहले लिखा आपने, is zero. Therefore, two sources of light cannot be coherent. ठीक है, ये एक छोटा सा आंसर है। नॉर्मली ये 1 मार्क 2 मार्क इसमें ये पूछा जा सकता है, why two sources cannot be coherent, but even this makes half the question. बाकी हाफ क्वेश्चन होता है how can we make coherent sources। अब उस बात को सुनिए, नेक्स्ट लिखिए सर, नेक्स्ट क्लास टाइम हो गया, नहीं इतना करके जाओ, कोहेरेंट इज तो लिखिए two coherent sources can be made by two methods. Number one, by splitting the source. And
Point number 2, by reflection method. यहाँ पर हमने एक सोर्स लगाया, सोर्स ऑफ लाइट, इससे वेव्स निकलती है और हमने जो पढ़ा हाइजेंस प्रिंसिपल, वेव फ्रंट का हर पॉइंट क्या बन जाएगा, एक सेकेंडरी सोर्स, और वो कैसी वेव निकालेगा, वो वैसी वेव निकालेगा जो ओरिजिनल सोर्स निकालता है, उसी फ्रीक्वेंसी की, उसी वेलोसिटी की, उसी वेवलेंथ की। इसका वेव फ्रंट जब यहाँ पहुंचेगा, ये एक सेकेंडरी सोर्स बनेगा, यहाँ एक सेकेंडरी सोर्स बनेगा और ये अपनी वेव्स बनानी शुरू करेगा। अब इस सोर्स की S1, S2, इस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी बन रही है, वो फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इसका हर पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स बनता है और उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी कौन कंट्रोल करता है, मेन सोर्स। क्या चीज नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज व्हाइल द वेव ट्रेवल्स। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो कैसी रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी कैसी रहेगी, जो इसकी। अब यहाँ स्क्रीन से हम देख रहे हैं, ये इधर पूरा एरिया बंद है, हमको लाइट के कितने सोर्स दिखते हैं, 2। यहाँ से भी लाइट आ रही है और यहाँ से भी लाइट आ रही है। ये जो दोनों लाइट्स आ रही हैं, 2 सोर्स से आ रही हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी एक समान है कि अलग अलग, सेम, क्योंकि दोनों ने फ्रीक्वेंसी किससे ली है, S से, इसलिए दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है, एक। तो इस पर्सन के लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए, इस पॉइंट के लिए ये दोनों सोर्स कैसे सोर्स हैं, कोहेरेंट सोर्सेस। इस तरह से हम 2 कोहेरेंट सोर्सेस का क्रिएट कर सकते हैं। क्या किया हमने, ये जो वेव फ्रंट था उसको स्प्लिट कर दिया। इस तरह से वेव फ्रंट को स्प्लिट करके हम कोहेरेंट सोर्स पैदा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 1, 2, 3 विंडो बना देते तो 3 सोर्स क्रिएट हो जाते और ये तीनों कैसे होते, कोहेरेंट। जब मेन सोर्स एक होता है तो उसको स्प्लिट करके हम बना सकते हैं। तो ये दोनों सोर्स हमारे हो गए। दूसरा मेथड ये होता है कि एक सोर्स है, यहां से लाइट जा रही है, यहां पर हमने एक मिरर लगा दिया, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर यहां से वेव गई, इसकी फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, जो इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। अब यहां से एक रे ऐसे गई और यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गई, इस तरह से यहां पर। अब यहां पर जो ऑब्जर्वर है उसको क्या दिखता है कि वेव, कितनी वेव्स आ रही है उसके पास, तो आंसर है उसके पास 2 वेव्स आ रही है। एक यहां से आ रही है, दिस इज वेव नंबर 1, और एक यहां से उसको आ रही है। इमेज कहां बनती है, यहां पर इमेज, ये ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या दिखता है, एक सोर्स यहां दिखता है और एक सोर्स उसको मिरर में यहां पर दिखता है। तो यहां अगर हमने कैंडल जलाई ये, तो यहां पर उसको एक कैंडल दिखती है। तो इसको क्या दिखता है, यहां से भी लाइट आ रही है और यहां से भी लाइट आ रही है, ये 2 सोर्स उसको दिखे। अब इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, यस, क्योंकि ये इसका वेव फ्रंट है, इसके वेव फ्रंट का हर पॉइंट की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, और यही फ्रीक्वेंसी इधर आगे बढ़ जाती है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी एक समान, वेवलेंथ एक समान, स्पीड एक समान, तो ये दोनों कैसी है, कोहेरेंट। फेज डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस होना अलाउड है,
कोहेरेंट वेव्स में फेज डिफरेंस आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो ये है कोहेरेंट वेव्स। तो आज हम लोग इतना करते हैं, कोहेरेंट वेव्स होने से फ्रिंजेस कैसे बनती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो फिर अब हम